हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न अकेडमी वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th का सारा फॉर्मूला। ठीक है ना? अब ये फॉर्मूला एक वीडियो में तो कंपाइल करना थोड़ा सा लग रहा था हमको मुश्किल, तो हम क्या किए ना, इसको दो वीडियो में कंपाइल कर दिए। तो ये पार्ट 1 वीडियो होगा और अगला जो होगा ना वो पार्ट 2 हो जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो इसमें आधा या थोड़ा आधा से कम हो जाएगा और बाकी अगले वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कौन सा फॉर्मूला, कौन सा चैप्टर्स का फॉर्मूला देखने वाले हैं? जीएसटी देखेंगे, बैंकिंग देखेंगे, शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में देख लेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस देख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देख लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला देख लेंगे, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को देख लेंगे फॉर्मूला, और मैट्रिसेस का देख लेंगे। तो इतना सारा जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर का सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग वीडियो में समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ओके, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। हम लोग को फॉर्मूला देखना है तो फटाक फटाक हम लोग को फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ा हुआ ऑलरेडी है ना, आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको एक पूरा ओवरऑल समअप जो होता है ना, एक छोटा सा वीडियो में आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला मिल जाए। जीएसटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीएसटी में इंपॉर्टेंट क्या है, वही चीज़ है, डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हैं ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्ट टैक्सेस किस पर पड़ता है? इंडिविजुअल पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर। जैसे सपोज कर लीजिए इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? पेड बाई कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंज्यूमर्स कोई सर्विस अडॉप्ट करता है, मतलब लेता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीद रहा है, कोई सर्विसेज ले रहा है, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन खराब हो गया तो सर्विसेज ले रहा है, तो वो सब पर क्या लगता है? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, वहाँ भी जीएसटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज डीलर, जो कि डील करता है सामान, जो इधर उधर लेके, होलसेलर एक तरीके से बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला, लिस्ट प्राइस जो लिस्ट होता है, डिस्काउंट जो डिस्काउंट मिल रहा है, सेलिंग प्राइस बेचने वाला प्राइस। क्लियर है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट प्राइस और माइनस डिस्काउंट। लिस्ट जो है उस पर जो लिस्टेड है, एमआरपी जो लिखा होता है ना, लिस्ट क्या होता है? चिपका हुआ होता है। और उस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो होता है हमारा क्या? सेलिंग प्राइस। ये दोनों को अगर डिवाइड माइनस कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है सेलिंग प्राइस। और यही होता है डिस्काउंटेड प्राइस। एक्चुअली क्या है, लिस्ट प्राइस में हम लोग डिस्काउंट को घटा ही तो रहे, तो हम लोग को क्या मिल गया? डिस्काउंटेड प्राइस। व्हेन नो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं देता है कोई डीलर, कोई सेलर, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस ही हमारा लिस्ट प्राइस बन जाता है। ओके, चलिए। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स प्राइस। टैक्स जो कैलकुलेट होता है ना, वो सेल प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो जितना में बिका है उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स इनटू एसपी। अगर हम लोग को टैक्स निकालना है तो रेट ऑफ टैक्स जो होगा 5%, 10%, 8%, 18%, जो भी होगा, और इनटू एसपी कर देंगे, मेरा टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगा। टैक्स डिपॉजिटेड विथ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को हम लोग को टैक्स डिपॉजिट करना है तो क्या करते हैं? तो हम लोग जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम एक डीलर हैं, हम किसी को सामान को बेचे हैं, ठीक है ना, हम किसी सामान को बेचे हैं एक रिटेलर के पास, और वो क्या कर रहा है? वो फिर बेच रहा है। हाँ, तो जीएसटी कलेक्टेड, हम जो कलेक्ट कर रहे हैं और जो जीएसटी पेड कर रहा है, ठीक है ना, वो दोनों का जो डिफरेंसेस होगा ना, दैट इज टैक्स डिपॉजिटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जीएसटी ऑन एसपी और जीएसटी ऑन सीपी। हम अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, मतलब जैसे सपोज कीजिए हम टीवी बेच रहे हैं, तो हम भी तो टीवी बना थोड़ी रहे, हम भी तो टीवी कहीं से खरीद रहे हैं, तो वो तो हमसे लिया होगा जीएसटी। और जब हम बेचे हैं तो हम किसी से ले रहे हैं जीएसटी। तो हम किसी को दिए हैं और किसी से लिए हैं, उसी के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही हम लोग टैक्स डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो जीएसटी ऑन एसपी हो गया और जीएसटी ऑन सीपी हो गया। तो जीएसटी कॉमन आ गया, एसपी माइनस सीपी, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। इसको हम लोग जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू मान लीजिए 5000 है और एसपी 6000 है, और जीएसटी कितना लगा है? 12% का। डिफरेंस कितना आ रहा है? 6000 माइनस 5000 का, तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाएगा, जीएसटी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट, दैट इज 12% ऑफ 1000, दैट इज 120 रुपीज़। तो ये ध्यान में रखना है। अब अलग अलग करके निकालेंगे। चाहे पहले हम लोग प्राइस को ही घटा दिए और उसका जो डिफरेंस आया उसका हम लोग जो डीएससी, हम लोग जीएसटी जो बोला जा रहा था उसका कैलकुलेशन कर दिए। तो दोनों तरफ से एक ही बात होगी। सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, ठीक है ना। बेनिफिशियरी इसमें कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब क्या हो गया? सप्लाई इन सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। और इसमें बेनिफिट किसको मिलता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट को।
SGST क्या होता है? स्टेट और यूनियन टेरी GST कलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। जैसे अगर मान लीजिए आप यूपी में हैं, बिहार में हैं, झारखंड में हैं, तो वहाँ अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं ना, तो वो हो जाता है क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो टैक्स लेता है। IGST क्या हो गया? इंटीग्रेटेड GST बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ही होता है। इसमें होता है इंटर स्टेट, मतलब सप्लाई कोई भी चीज़ हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ सामान बेचा जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो यहाँ IGST कैलकुलेशन हो जाता है। SGST समझ गए आप लोग, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो गया, और CGST हो गया, इसमें बेनिफिशियरी कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटर स्टेट, ये तो समझ लिए वन स्टेट टू अनदर, और इंट्रा स्टेट सेम स्टेट। अगर इंट्रा में सपोज कर लीजिए GST अगर 18% लग रहा है, इंट्रा स्टेट का बात कर रहे हैं, मतलब सेम स्टेट में सेलिंग हुआ है, ठीक है, GST 18% है, तो CGST 9% होगा और SGST 9% होगा, मतलब सेंट्रल 9 ले लेगा और स्टेट 9 ले लेगा। अगर इंटर स्टेट हो रहा है, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहा है, तो GST अगर 18% है, तो इसमें सिर्फ इंटीग्रेटेड GST लगेगा, दैट इज 18%। और ये किसके पास जाएगा? इंटर स्टेट है, वन स्टेट टू अनदर, मतलब क्या हो रहा है? वन स्टेट टू अनदर, इसमें किसको मिलने वाला है भाई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो GST जो होता है ना कैलकुलेशन, जो हम लोग को एग्जाम में जो आएगा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा 18, 17, 27 ऐसा नहीं आएगा, सिंपल है, 10%, 20% इन एन एग्जामिनेशन, ये सब देखा जाएगा, 10, 20, 30, है ना, ये सब देखा जाएगा, एक राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कैलकुलेशन का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स क्या होता है भाई? टैक्स ऑन परचेज। और आउटपुट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन सेल। तो सेल पर जो टैक्स लगा और परचेज पर टैक्स जो लगा है ना, वो दोनों को अगर डिफरेंट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो टैक्स लाइबिलिटी निकल जाता है। यही लाइबिलिटी हम लोग को पे करना होता है, दैट इज टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हो गया? समझ में आ गया? चलिए, तो ये हमारा पहला चैप्टर था GST। इससे रिलेटेड इतना ही फॉर्मूला, इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको यही सब चीज़ दिखने वाला है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है ना, RD अकाउंट जिसको बोलते हैं। इसमें लेट P इज इक्वल टू डिपॉजिट एवरी मंथ। मान लीजिए कोई बंदा है, वो P कर रहा है डिपॉजिट, ठीक है ना, डिपॉजिट कर रहा है, कुछ P अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है किसी अकाउंट में, पर मंथ करते जा रहा है। ये नंबर ऑफ मंथ है, मतलब मान लीजिए वो 3 साल करता है, तो 3 साल करता है, कितना हो गया? 12 या 36 महीना, और R% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया। तो इसको जो इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा भाई? वो देख लीजिए, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 और इंटू R/100। ध्यान में रखिएगा, दैट इज द इंटरेस्ट रेट, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 और इंटू R/100। टोटल सम डिपॉजिटेड कितना है? अब देखो, जब ये एवरी मंथ कैलकुलेट पैसा जमा कर रहा है, तो वो कितना जमा किया होगा? P इंटू एन होगा ना। जैसे मान लीजिए 100 रुपया जमा कर रहा है वो 12 महीना, तो टोटल कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब इस पर से कैलकुलेशन निकाल के इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया जाता है और यही उसको मिल जाता है। तो इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया रेकरिंग डिपॉजिट से, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, मैच्योरिटी करने का मतलब, मान लीजिए 3 साल के लिए कोई पैसा जमा कर रहा है, 3 साल के बाद उसको कितना मिलेगा, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गया भाई? तो P इंटू एन, टोटल सम तो हम जो जमा किए थे वो तो हमको मिलेगा ही, और जो इंटरेस्ट इसमें से कैलकुलेशन करके लेके आएंगे वही वाला चीज़ इसमें ऐड हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया गया है, बस कैलकुलेशंस करना है और हम लोग को निकाल लेना है। फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, अब आते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड में। शेयर्स एंड डिविडेंड क्या होता है? सबसे पहले समझ लेते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है भाई? तो प्राइस ऑफ शेयर एट एनी टाइम, है ना, मतलब कि मार्केट वैल्यू जो हो गया ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर शेयर का प्राइस क्या है। अब शेयर और ये क्या बोलते हैं, शेयर हो गया चाहे स्टॉक मार्केट हो गया, ये सब चीज़ पर बहुत लंबा क्लासेस चल सकता है, ठीक है, बट हम लोग को भी जो जानना है जिससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो वो चीज़। तो MV क्या हो गया? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जैसे प्राइस ऑफ शेयर एट एनी टाइम, मतलब सपोज कर लीजिए आज MRF है, तो MRF का शेयर का कॉस्ट कितना है? तो 1,30,000, तो 1,30,000 एक शेयर का प्राइस है, तो अभी के टाइम पर क्या हो गया? वो मार्केट वैल्यू हो गया उसका, ठीक है। CMP करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं उसको। तो प्राइस ऑफ शेयर एट एनी टाइम हो गया। अब देखो, ये चेंज डिक्रीज और इंक्रीज होते रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। हो सकता है कल 5% का अपर सर्किट लग जाए, तो वो 1,30,000 का 5% मतलब 6,500 रुपीज़ ऊपर चला जाएगा और वहाँ पर सर्किट लॉक हो जाएगा, ऐसा चलता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है,
नॉमिनल वैल्यू क्या होता है भाई? नॉमिनल वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू होता है, जिस वैल्यू पर शेयर रजिस्टर्ड होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू हो गया। अभी ये फेस वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया ना, कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो रहा होता है ना, तो इस वैल्यू पर रजिस्टर्ड होता है। अभी यहाँ से ये वैल्यू आगे बढ़ते 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 वहाँ चला जाता है। मान लीजिए कोई आदमी शुरुआत में कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा था, उस समय उसका शेयर खरीदा, तो उसको फेस वैल्यू पर मिल गया। अब उसका शेयर जो है लिस्ट हो गया कंपनी में, दैट इज कॉल्ड द IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और वहाँ से अब शेयर बढ़ गया, 10 रुपये का चीज़ हो गया 100 रुपया, तो इसको 90 रुपये का फायदा हुआ ना। अब अगर मान लीजिए कभी कंपनी डूबता है, तो कंपनी को कम से कम 10 रुपया तो उसको मिलना ही है, क्योंकि उसका जो कैपिटल लगा हुआ है वो तो चलेगा ही। नॉट चेंज विथ टाइम, ये चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, बाकी तो अपना हमारा ये मार्केट वैल्यू हो ही रहा है। डिविडेंड क्या होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए कंपनी को कुछ प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है ना, तो कंपनी क्या करता है, क्वार्टरली हो गया, चाहे हाफ ईयरली हो गया, चाहे ईयरली होता है, सब कंपनी तो नहीं देता है, लेकिन जो कंपनी अपना शेयर होल्डर्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट का हिस्सेदारी देता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच शेयर ही इन टेक इन द डीमेट अकाउंट, मतलब कितना शेयर उसके पास है डीमेट अकाउंट में, उसी हिसाब से देता है। और ये जो डिविडेंड जो होता है ना, वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ये डीमेट में आपका वैलेट में ये वो नहीं जाता है। ओके, अगर मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू अगर इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एट पार। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू है, तो बोलेंगे एबव पार। ठीक है ना? और मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है, तो बोलेंगे बिलो पार। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड कहने का मतलब टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अगर हम अभी खरीदेंगे, मान लीजिए एक शेयर उठा लेते हैं, मान लेते हैं कौन, सेल उठा लेते हैं, SAIL सेल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मान लीजिए अभी का शेयर का प्राइस 130 रुपीज़ है, तो अगर हम 10 शेयर खरीदते हैं, तो हम लोगों को कितना देना पड़ेगा भाई? 1300 रुपये देना पड़ेगा, होगा ना 1300 रुपये। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्रॉस हो गया। नंबर ऑफ शेयर अगर यहीं से फाइंड करना पड़ेगा, तो सम टोटल इन्वेस्टेड और बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो गया। नंबर ऑफ शेयर बाउट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि टोटल डिविडेंड हमको कितना मिला है, और एक शेयर पर डिविडेंड कितना मिला है वो भी निकाल सकते हैं। टोटल इनकम कितना हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऑन वन शेयर कितना हुआ वो भी निकाल सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में लिखा होता है कभी डिविडेंड लिखा हुआ होता है, कभी प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, वो चीज़ है ना। तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट, जो कि परसेंटेज में रहेगा, रेट परसेंटेज, और इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जो नॉमिनल वैल्यू है उसी हिसाब से हम लोग को डिविडेंड मिल जाता है। खत्म, ये इतना सारा फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। रिटर्न परसेंटेज क्या होगा भाई, तो इनकम परसेंटेज से रिटर्न परसेंट होता है ना, तो इनकम बाई इन्वेस्टमेंट और इनटू 100%, वो पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा रिटर्न कितना मिल रहा है, 2%, 3%। अगर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर देखा जाए, अगर हम आपको बताएं, तो वॉरेन बफेट जो है ना, जो इन्वेस्टिंग किंग जिनको कहा जाता है पूरे विश्व में, ठीक है, तो उनका जो एवरेज रिटर्न जो है ना साल भर का, वो अराउंड 30-40% अराउंड ही है, इतना ही है। मतलब आप सपोज कर लीजिए मंथली का कितना हो जाएगा, 3%। मंथली का 3% भी अगर किसी कैपिटल में अगर आपको मिल रहा है ना, इनकम रिटर्न मिल रहा है ना स्टॉक मार्केट से, ये आप बहुत अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ है। हाँ, कभी जैकपॉट लग गया तो 10, 15, 20, 25, कभी कभी 50 भी हो जाता है, डजेंट मैटर हो। बट ये जो अगर 3% भी मिल रहा है ना, मोर देन इनफ होता है, बहुत होता है ना। चलिए, फॉर शेयर होल्डर इनकम इज इक्वल टू रिटर्न और इज इक्वल टू प्रॉफिट और इज इक्वल टू डिविडेंड। शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, इनकम ही उसका रिटर्न होता है, वही प्रॉफिट होता है, वही डिविडेंड हो जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। रिटर्न परसेंट जो है प्रॉफिट परसेंट है, ये हम लोग यहाँ पर भी देख ही चुके हैं। तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट और इनटू मार्केट वैल्यू। अब इसी को इधर उधर कभी मार्केट वैल्यू को इधर लेके आ जाएगा, कभी नॉमिनल वैल्यू को उधर लेके चला जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड है, कभी रिटर्न परसेंट को इधर लेके चला आएगा, कभी रेट ऑफ डिविडेंड को उधर लेके चला जाएगा। ऐसे ही करके थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाने का कोशिश करेगा। तो आप क्वेश्चंस को सबसे पहले समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ओके, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, वो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है भाई, लीनियर इनइक्वेशन, है ना। ये भी अच्छा चैप्टर है। लीनियर इनइक्वेशंस में हम लोग 4 सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन वाई, एक्स इज शॉर्टर देन वाई, एक्स इज शॉर्टर इक्वल देन वाई। अब ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, वाई इधर हो सकता है, एक्स इधर हो सकता है, वो आपको नंबर्स पर पता चल ही जाता है, देखने को मिल जाता है, A B C D कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए,
तो अगर ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी है, ठीक है ना, तो हम लोग अलजेब्रा में जैसे सॉल्व करते हैं ना कि अगर मान लीजिए हम लोग को इस बी को उधर लेके जाना होगा तो सी माइनस बी करेंगे, मेरा साइन जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव बी उधर गया यानी कि प्लस वाला अगर उधर गया तो मेरा जैसे साइन है इन इक्वेशंस का वैसे ही सेम रह जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी इज शॉर्टर इक्वल देन सी है, तो अगर यहाँ से हम लोग सी बी को उधर लेके जा रहे हैं तो मेरा साइन कोई चेंज नहीं होगा, साइन जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इसमें भी वही चीज़ है, ए एक्स माइनस बी इज शॉर्टर देन सी है, तो माइनस बी को उधर लेके गए तो प्लस बी हो गया, मेरा साइन जैसे था वैसे ही रह गया। ए एक्स माइनस बी है, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में रहेगा। शॉर्टर इक्वल देन सी है तो हम लोग माइनस बी को उधर लेके चले गए तो वो प्लस बी हो गया, ऐसा। ओके, समझ में आ गया। अगर x इज शॉर्टर देन y है, अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं x में भी और y में भी, तो और डिवाइड भी कर देते हैं x में और y में भी, तो मेरा इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, बशर्ते कि दोनों साइड नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो p जो होता है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्टर के लिए, ग्रेटर इक्वल देन और शॉर्टर इक्वल देन सबके लिए लागू हो जाएगा, बट p पॉजिटिव होना चाहिए हर हाल में, p एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से है, अगर x से शॉर्टर देन y है, अगर p निगेटिव हो जाता है तो हमारा इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर चेंज कर देते पी एक्स और यहाँ पर पी वाई और p निगेटिव है तो मेरा ये शॉर्टर इक्वल से ये ग्रेटर इक्वल में बन जाएगा। उसी तरीके से अगर डिवाइड कर देते हैं तो शॉर्टर इक्वल से ये ग्रेटर इक्वल में बन जाएगा। ये सबके लिए लागू होगा, है ना, बट ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ p निगेटिव होना चाहिए और यहाँ p पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ रूल है, अगर माइनस ए है और ग्रेटर देन बी है तो अगर माइनस को उधर लेके जाना है तो मेरा इन इक्वेशन साइन चेंज हो जाएगा, है ना। माइनस ए ग्रेटर इक्वल देन बी है तो माइनस उधर जाएगा तो ये शॉर्टर इक्वल देन हो जाएगा। फिर माइनस ए ग्रेटर माइनस बी है तो अगर माइनस दोनों से हटाना है, दोनों को प्लस करना है तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा। माइनस ए है ग्रेटर माइनस बी है, अगर दोनों तरफ से साइन हटाना है तो मेरा साइन ये हो जाएगा। वही सब सेम ही चीज़ हो गया एक तरीके का, है ना। a इज़ ग्रेटर देन b है तो अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर रेसिप्रोकल उठाते हैं तो हमारा साइन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अगर a इज शॉर्टर देन b लिखा हुआ है चाहे ग्रेटर देन, अगर हम लोग 1/a करते हैं जैसे इसमें, इसका y से वर्सा ही है। अगर ग्रेटर इक्वल देन b है तो अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो शॉर्टर इक्वल देन b हो जाएगा, और अगर शॉर्टर इक्वल देन b है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्रेटर इक्वल देन b हो जाएगा, मतलब 1/b हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल सा एक ट्रिक है, वो आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये काम आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट गिवन इन इक्वेशन, मान लीजिए कोई इन इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इज शॉर्टर देन 3। अब ये 3 का बहुत सारा केस बन सकता है ना, देखिए क्या बन सकता है। 3 का बन सकता है, यहाँ पर जैसे हम बनाए हैं एक रिप्लेसमेंट सेट लिखे हैं n विच इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर लेते हैं जो 3 से छोटा है तो 1 2 3 ही जाएगा, सॉरी 1 और 2 ही जाएगा। अगर होल नंबर ले लेते हैं तो 0 1 2 जाएगा। अगर इंटीजर ले लेते हैं तो माइनस वाला पूरा नंबर चला जाएगा, फिर 0 1 2 चला जाएगा। तो बहुत सारा रिप्लेसमेंट सेट हम लोग सॉल्यूशन सेट तैयार कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट हो गया कि उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं और उसका जो वैल्यू होगा दैट इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है कभी कभी, और वैसा कुछ आता नहीं है इसमें। चलो भाई, रिप्रेजेंट करने का काम है इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन और नंबर लाइन। तो हम लोग सर्कल देते हैं, ठीक है ना, कैसे, ग्रेटर और स्मॉलर जब रहेगा, ठीक है, तो हम लोग सर्कल लेंगे, पूरा का पूरा सर्कल दिखना चाहिए मेरे को एंड ऑफ द रेंज में, और पूरा का पूरा कलर कर देंगे, पूरा का पूरा डॉट टाइप का, ग्रेटर इक्वल और शॉर्टर इक्वल में एंड ऑफ द रेंज में। जैसे अगर मान लीजिए x इज शॉर्टर देन 2, इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन डालें, सब वैल्यू लिख दिए, और यहाँ पर देखिए शॉर्टर देन 2 है तो शॉर्टर में हमको सर्कल दिखाना है एंड ऑफ द रेंज में जहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इधर पूरा का पूरा नंबर आएगा, शॉर्टर देन 2 है तो मतलब पूरा का पूरा आ सकता है ना। यहाँ पर है x इज शॉर्टर इक्वल देन 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डॉट एकदम डार्क कर देंगे और उसके बाद फिर नंबर लेके आएंगे। शॉर्टर देन 2 है, शॉर्टर इक्वल देन 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, और शॉर्टर देन 2 है इसका मतलब 2 को हमको इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब ऐसे क्या, इसका मतलब क्या होता है कि नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग जहाँ पर होगा, और इसका मतलब हो गया कि इंक्लूड करना है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है,
हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सॉल्व करने, रूट्स निकालने के टर्म में हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, बट इसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारा चीज़ पता कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस पर आते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है, यानी कि ये डी ही का तो वैल्यू है ना, डी अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे रियल होगा और इक्वल होगा रूट्स। दो रूट्स होता है तो वो रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब दोनों का आंसर मान लीजिए, अगर हम होता है ना कोई 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x का जो वैल्यू आएगा ना वो दोनों सेम आएगा। ठीक है, और रियल तो होगा ही। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो वो रियल और अनइक्वल होगा, मतलब क्या, अलग अलग आंसर आएगा, डिस्टिंक्ट जिसको आंसर बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac शॉर्टर देन जीरो, जीरो से छोटा हो गया है, तो ये हो गया इमेजिनरी होगा और नॉट रियल होगा। जैसे देख लीजिए अंडर रूट माइनस 4 हो गया, 2 रूट माइनस 5 हो गया, ये सब इमेजिनरी नॉट रियल होता है। ठीक है, तो ये 3 केस बनता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। चलो भाई, तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशंस कर लेते हैं। फैक्टराइजेशंस के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो फैक्टराइजेशन के थ्रू दो तरीका हम लोग जनरली यूज करते हैं। फॉर्मेट तो हमारा यही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो फिर इसको क्या ही सॉल्व करेंगे, तो फटाक से हम लोग कुछ नंबर को उधर भेज देंगे और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक ही रूट निकलेगा। पहला मेथड में क्या है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग क्लास 6-7 से बनाते आ रहे होगे, बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है ना। अगर शुरुआत में कोई नंबर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके तोड़ना होता है, तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 78 हो गया, 39×2 = 78 होता है। अब 7 को तोड़ना है कि मेरा जोड़ने घटाने पर 7 भी आ जाए और गुना करने पर 78 आ जाए, तो 13 और 6 में तोड़ दिए, उसके बाद कॉमन लेके रूट निकल गया, तो 2 रूट मेरा निकल गया यहाँ पर। दूसरा मेथड क्या होता है, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, या तो दो केसेस बन सकता है, नहीं कर पाने में भी दो केसेस है, या तो आपको नहीं आ रहा है और या तो एकदम हो ही नहीं रहा है कि उसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, वैसा दो नंबर हमको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग रूट्स निकालते हैं किसका, डी का यूज़ करके, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी और बाई 2a। अब ये प्लस माइनस है तो एक वैल्यू प्लस में जाएगा और एक वैल्यू माइनस में जाएगा, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, दोनों का एक एक रूट निकलेगा। अगर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही वाला ही आने वाला है। तो आप कमेंट में कर मेरे को बताइए कि क्या इस फॉर्मूला को लगाकर जब इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो आपका 13/2 और -6 आया है नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखिए रेशियो का टर्म क्या है, ए इज टू बी, यानी कि ए बाई बी, ये न्यूमरेटर होता है, ये डेनोमिनेटर होता है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो ये कहानी खत्म, है ना। अब ध्यान में रखिएगा कि अगर ए में हम कोई भी नंबर पी, सेम नंबर पी यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर पी हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा। अगर सेम नंबर पी से हम लोग डिवाइड भी करें, अगर सेम नंबर पी से डिवाइड भी करें तो रेशियो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ए और बी हमेशा स्लोएस्ट नहीं, लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, लोएस्ट टर्म में होता भी है, रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो का टर्म जो होता है ना, उसका HCF हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है चलो, इसके बाद है इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो ए इज टू बी। अगर कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है ए इज टू बी से, ठीक है, तो उसका न्यू क्वांटिटी जो हो जाएगा ना, वो ओरिजिनल क्वांटिटी का b/a टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला यूज हुआ है कुछ क्वेश्चंस में, बुक्स में है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है ए इज टू बी में, तो मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी का b/a ही जो होगा ना, वो न्यू क्वांटिटी बन जाएगा। तो अगर यहाँ a/b है तो यहाँ b/a हो जाएगा, और यहाँ अगर b/a है तो यहाँ a/b हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट में आते हैं, अगर a/b और c/d बराबर है तो दोनों न्यूमरेटर को अगर ऐड भी कर देते हैं और डेनोमिनेटर को भी ऐड करते हैं तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। कंपोजिशन ऑफ रेशियो, अब रेशियो को बनाते कैसे हैं, मतलब उसको कंपोज कैसे करते हैं, कंपोज करने का मतलब अलग अलग टाइप का रेशियोज के बारे में देख लेते हैं। एक होता है कंपाउंड रेशियो, अगर a इज टू बी है और c इज टू d है
तो कंपाउंड रेशियो अगर हम लोग को फाइंड करना है तो इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका डेनोमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये ए को सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी को डी से मल्टीप्लाई करके दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, अगर उसके टर्म का स्क्वायर कर देते हैं और उसका रेशियो निकाल देते हैं, दैट इज द डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर कोई दो रेशियो दिया हुआ है, अगर टर्म दिया हुआ है तो उसका क्यूब निकाल लेते हैं तो वो ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ डुप्लीकेट था तो स्क्वायर कर रहे थे, सब लग गया तो हम लोग रूट करेंगे, तो अगर a/b दिया हुआ है तो रूट a और रूट b हो जाएगा हमारा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, a/b दिया हुआ है तो क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b हो जाएगा। रेसिप्रोकल रेशियो कितना हो जाएगा, अगर ए बी है तो 1/a और 1/b हो जाएगा, दैट मीन्स कि b/a हो जाएगा, a/b का b/a हो जाएगा। प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो का जो रेशियो होता है ना, मतलब दो अलग अलग रेशियो का भी अगर हम लोग रेशियो निकाल देते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो a/b है और c/d, अब ये दोनों अगर बराबर हो जाता है, a/b और c/d बोल अगर बराबर हो जाता है तो बोलेंगे कि a/b/c/d क्या है मेरा, एक प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का साइन हम लोग क्या देते हैं, 4 डॉट देते हैं लगा के। इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी 4 नंबर अगर दिया हुआ है, बोलेगा कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, बीच वाले दोनों को गुना कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन फाइंड कर लीजिए, इसको मीन बोलते हैं, और अंतिम वाले दो को गुना कर दिया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एम को क्या बोलते हैं भाई, तो मीन बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना। अगर a/b, b/c, c/d, ये अगर देख लीजिए दोनों का क्या होगा, एक का डेनोमीटर एक का न्यूमरेटर बराबर, एक का डेनोमीटर दूसरे का न्यूमरेटर बराबर, डेनोमीटर न्यूमरेटर बराबर, यानी कि डायगोनली अगर ऐसे मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रेशियो में। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो, अगर a/b इज इक्वल टू c/d है तो इन्वर्टेंडो में हम लोग क्या कर सकते हैं, b/a इज इक्वल टू d/c लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। अल्टरनेंडो क्या होता है, a/b इज इक्वल टू c/d है, देन a/c और b/d कर सकते हैं, मतलब पहले का न्यूमरेटर दूसरे का न्यूमरेटर और फिर पहले का डेनोमीटर दूसरे का डेनोमीटर का रेशियो इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेंडो इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर है कंपोनेंडो, कंपोनेंडो में क्या हो जाएगा, a/b और c/d दिया हुआ है, इसका मतलब जो डेनोमिनेटर वाला टर्म जो होता है ना वो ऊपर जाकर ऐड होता है और बाई उतना ही रह जाता है। जैसे यहाँ पर a/b है तो a और नीचे से ऊपर गया b, a+b हो गया और बाई b ही रहेगा। उसी तरीके से c है, d ऊपर चला जाएगा तो c+d हो गया और d हो गया, तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो। डिविडेंडो में क्या हो गया, कंपोनेंडो में हो गया हमारा प्लस तो डिविडेंडो में हो गया माइनस, सेम ही चीज़ है, नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा और सेम में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। नेक्स्ट 5 में आते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों मिक्स किया हुआ है तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो न्यूमरेटर में हम लोग प्लस वाला रखेंगे, डेनोमीटर में हम लोग माइनस वाला रखेंगे। उसी तरीके से न्यूमरेटर में हम लोग प्लस वाला रखेंगे और डेनोमीटर में माइनस वाला रखेंगे, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। चलिए अब आते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में। ये बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसी भी टर्म में हो सकता है, जैसे a x² प्लस bx प्लस c, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। तो ये अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो रिमाइंडर हमेशा हमारा एफ ए हमको दे देगा। मतलब क्या है कि x माइनस ए है इज इक्वल टू 0 है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, इससे पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो x माइनस रिमाइंडर मेरा 0 बचने वाला है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया a, यानी कि इस पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है, अगर उसमें x का वैल्यू a पुट कर देते हैं तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, और अगर जो आता है वही हमको रिमाइंडर दे भी जाएगा। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल बिकॉज पी ए इज इक्वल टू 0। अब कोई भी पॉलिनोमियल का, जैसे अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि x² है प्लस 4x है और प्लस 9 है, इसका जो है ना एक फैक्टर है x माइनस 2, x माइनस 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं और x इक्वल टू 2 है, ये x का वैल्यू अगर 2 इसमें पुट करेंगे तो मेरा इक्वल टू हमेशा 0 आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया। तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है।
अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस में, ठीक है। एक होता है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग को एक रो दिखेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं। एक रो दिखेगा और दो कॉलम दिखेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम लिख भी दिए, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर बना दिए हैं हम ऐसा। ये जो है ना, ये वाला जो लाइन हो गया, यानी कि जो लेटा हुआ लाइन है दैट इज रो, और जो ये जो खड़ा लाइन है ना उसको कॉलम बोलते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला है, इसको हम लोग रो मैट्रिसेस बोलते हैं। और इसका क्या बोल सकते हैं उसका, जो कौन सा वैल्यू में आता है, पार्ट बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा, जैसे होता है ना 2 into 2, इसका कितना, यानी कि ये आर और इसमें, एक सेकेंड, हाँ जूम कर लेते हैं, हाँ ये, तो ये ए और बी है। तो सबसे पहले हम लोग आर लिखते हैं और सी लिखते हैं कॉलम। तो आर को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में, यानी कि रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो रो कितना है, एक है, और कॉलम कितना है, दो है, तो 1:2 का हो गया, ये 1:2 का मैट्रिक्स हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ एक कॉलम है और तीन, सॉरी एक रो है और तीन कॉलम है, तो ये 1:3 का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, तो रो तो हमको दो ठो दिखेगा, है ना, रो तो हमको दो ठो दिखेगा, बट कॉलम कितना दिखेगा, एक ही ठो दिखेगा। उसी तरीके से रो हमको तीन ठो दिखेगा, बट कॉलम कितना दिखेगा, एक ही दिखेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हम लोगों को नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, ठीक है ना, रो और कॉलम क्या होता है, सेम होता है। तो 2 into 2 हो गया, 3 into 3 हम लोग को पढ़ना नहीं है। इधर वाले को ऐसे जो चल रहा है दैट इज रो, और ऐसे जो चल रहा है दैट इज कॉलम, है ना। इसमें आर और सी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब रो और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। रेक्टेंगुलर वर्ड मैट्रिक्स में 1 4 है, 3 है, 2 4 5 6 ऐसा होता है। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में या तो 2 into 3 हो सकता है या तो 3 into 2 हो सकता है। इसमें रो और कॉलम सेम नहीं होता है ना। तो इसमें कितना रो है, देखिए एक रो और दो रो है, लेकिन कॉलम कितना हो गया, तीन। इसमें भी यहाँ पर एक रो, दो रो, तीन रो है, लेकिन कॉलम कितना हो गया, दो। तो ये 2:3 का हो गया और ये 3:2 पैटर्न का हो गया, है ना। ये पैटर्न हो गया 1 3 पैटर्न का, 1 2 पैटर्न का, 2 2 पैटर्न का, 2 3 पैटर्न का। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो जिसमें रो में भी सिर्फ जीरो है, कॉलम में भी जीरो है, अगर स्क्वायर वाला है तो उसमें भी चारों वैल्यू एलिमेंट जीरो है, अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल में कुछ नंबर दिखेगा हमको, बाकी कुछ और नहीं दिखेगा। चाहे देख लीजिए ऐसे में बाकी सब में वैल्यू हम लोग को कुछ नहीं दिखने वाला है। यूनिट आइडेंटिटी में क्या होता है, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन में क्या हो गया, डायगोनली 1 दिखेगा और एक में 0 दिखेगा, डायगोनली 1 है और एक में ऐसे 0 ही दिखेगा, ध्यान में रखना है। अगर सपोज कीजिए, अगर ऐसा ऐसे इससे ना रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए एक पी मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू ए बी सी डी है एलिमेंट, और एक तो क्यू है इसका भी ए बी सी डी है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि पी और क्यू बराबर है, अगर पी और क्यू बराबर है इसका मतलब इसका एलिमेंट से ये बराबर हो जाएगा, इसका से ये बराबर हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा। हर एक रो का नेक्स्ट वाले का रो से सेम एलिमेंट से बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग वैल्यू भी फाइंड भी कर पाते हैं। ट्रांसपोजिंग ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स पी है जैसे ए बी सी और डी ई एफ का, है ना, ये कौन सा है भाई, देख लीजिए, तो ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो रो हो गया मेरा 3 और नहीं, रो हो गया मेरा 2 और कॉलम हो गया 3, ये 2 into 3 का है, ठीक है। अब ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएगा, रो और कॉलम जो था ना वो इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंजेस रो एंड कॉलम। जो चीज़ हमको कॉलम में दिख रहा, रो में दिख रहा था वो अब कॉलम में बन गया, जो चीज़ हमको रो में दिख रहा था वो कॉलम में बन गया। तो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम जो होता है ना वो ट्रांसपोजिंग ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, बट एक चीज़ याद रखिएगा, एक नॉर्मल वाला जो मेरे पास दिया हुआ है और उसका ट्रांसपोज निकाल के अगर ऐड करने का कोशिश करेंगे तो जो कि पॉसिबल नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, अगर मान लीजिए स्क्वायर है 2 into 2 पैटर्न का है, ये भी 2 into 2 पैटर्न का है, तो दोनों पैटर्न सेम होना चाहिए तभी जोड़ और घटाव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। गुना में अलग रूल चलता है बट इसमें हमको सेम पैटर्न चाहिए। तो पहला एलिमेंट उठाएंगे, इससे गुना कर ऐड कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे। सेम चीज़ प्लस में भी चलेगा और माइनस में भी चलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको नल मैट्रिक्स से ऐड कर रहे हैं तो हमको मिलने वाला क्या है, वही चीज़ जैसे बचपन में पढ़े थे ना, 1 + 0 करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा, 2 + 0 करेंगे तो हम लोग को 2 मिलेगा, 10 + 0 हम लोग करेंगे तो हम लोग को 10 मिलेगा। एडिटिव इनवर्स,
P हो गया ABCD, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो भी एलिमेंट जो भी साइन के साथ होता है ना उसका अपोजिट, तो यहाँ सब तो हम पॉजिटिव लिए तो यहाँ पर सब हम निगेटिव कर दिए, हो गया एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। ये चीज़ अलजेब्रा वाला चीज़ है, कभी कभी यूज़ होता है। मान लीजिए ए है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और फिर यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है, और मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर करके इसको उधर भेज के सॉल्व कर लेंगे और फिर इक्विवेलेंट कर लेंगे। इक्विवेलेंट करने के बाद पता चल ही जाता है कि हाँ कौन सा कहाँ पर और कितना एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, मल्टीप्लिकेशंस हम लोग कैसे करेंगे मैट्रिक्स का। तो देखो यहाँ पर जैसे साइन दिया हुआ है ना, यहाँ पर 2 × 2 का है, 2 × 2 पैटर्न का है, ये भी 2 × 2 पैटर्न का है, ठीक है। इसको उठाएं, देखिए ये रेड वाला से रेड वाला को गुना करेंगे और फिर पर्पल वाले को पर्पल वाले से, ठीक है। तो ये एलिमेंट को इससे गुना किए, ठीक है, और इसको इससे गुना करके दोनों को जोड़ दिए, और सेम चीज़ वही करना है। देखिए ए को हम लोग फिर एफ से गुना किए और फिर सी को हम लोग एच से गुना किए, यहाँ पर पुट कर दिए। उसी तरीके से बी को हम लोग ई से गुना किए, फिर हम लोग डी को हम लोग जी से गुना कर दिए, ऐड कर दिए, फिर बी को हम लोग एफ से गुना किए और फिर बी डी को हम लोग एच से गुना कर दिए और यहाँ जोड़ दिए, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा जो भी कैलकुलेशंस करके आ रहा है, ठीक है। अगर इंटीजर से किसी नंबर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो एलिमेंट से गुना कर देंगे, जो एलिमेंट दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है कुछ एलिमेंट दिया हुआ, तो इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो हर एक एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ गुना करना पड़ेगा। अगर अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब सिंगल वाला मैट्रिक्स है, तो A इंटू आइडेंटिटी और फिर आइडेंटिटी इंटू A, मेरा वही आने वाला जो हम लोग बचपन में ऑलरेडी पढ़े हैं कि 5 × 1 करेंगे, चाहे 1 × 5 करेंगे, तो मेरा आंसर कितना आने वाला है भाई, तो 5 ही आने वाला है, ओके। चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स मेरा m×n पैटर्न का है और बी मैट्रिक्स मेरा n×p पैटर्न का है, तो याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई उसी दो मैट्रिक्स में होगा जिसका ये दोनों सेम होगा, यहाँ भी n है यहाँ भी n होगा, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं रहेगा चलेगा, बट ये वाला सेम होना चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, ठीक है ना, उसी पैटर्न में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो रिजल्ट जो आएगा ना वो मेरा जो बच जाएगा उसके फॉर्म में आएगा, ए और बी मल्टीप्लाई होगा जैसे एलिमेंट में होता है, और फिर ये वाला टर्म हमारा बन के आएगा, ध्यान में रखिएगा। इससे MCQ है, हम बुक में देख चुके हैं, MCQ क्वेश्चन है इससे। जैसे अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3×5 पैटर्न का है और 5×2 पैटर्न का है, तो मेरा आंसर में जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, 3×2 पैटर्न का बनेगा। उसी तरीके से 4×3 पैटर्न का है, 3×2 पैटर्न का है, तो हमारा आंसर क्या चीज़ में बनेगा, 4×2 पैटर्न में बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स तक जितना भी फॉर्मूला था ना वो सारा का सारा हम इसमें कवर कर दिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको क्या ही जाता है, रेड कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिएगा और उसमें जो बेल आइकन है वो भी दबा ही दीजिएगा। तो जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो हम आपको ऑटोमेटिकली सारा का सारा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दो सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है। चलो भाई अब मिलते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो में। ये तो पार्ट 1 वीडियो हो गया फॉर्मूला का, पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बस प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो